हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है हिंदी मीडियम की, उसके अंदर अध्याय 16 जो है उसको शुरू कर चुके हैं, जो जैविक और अजैविक संसाधनों से संबंधित। तो इस अध्याय के अंदर अपने भारत के बारे में, जो भारत के जो पशु है पालतू, उन पशुओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रमुख पालतू पशुओं की बातें कर रहे थे अपने यहाँ। प्रमुख पालतू पशु, प्रमुख जो पालतू पशु हैं उन प्रमुख पालतू पशुओं के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। अब प्रमुख पालतू पशुओं के अंदर अपने जो है गाय बैल के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर अपने पढ़ा भी गाय जो होती है वो मानव के आदिकाल से ही गाय और बैल जो है मानव के एक सदस्य के रूप में साथ में रहे हैं और मानव का काफी इन्होंने योगदान दिया है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। इसका जो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और अमृत तुल्य दूध माना गया है इसका। और वैज्ञानिकों के अनुसंधान के अनुसार जो गायें हैं, इन गायों के दूध में विटामिन A2 वर्ग जो है, जो सर्वश्रेष्ठ जो दूध है ये होता है A2 वर्ग का दूध जो है वो माना जाता है। तो ब्राजील के बाद में भारत का जो स्थान आता है वो द्वितीय स्थान आता है गाय बैल पालने में। भारत में जो है विश्व की 12.7% तक गाय जो है वो पाली जाती है। गाय की बात हो चुकी है। गाय के बाद में अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना था भैंस, भैंस के बारे में, यानी भैंस। पहला था गाय व बैल, ये क्लियर है अपना। सेकंड इसमें आता है भैंसे। भैंसे देखिए, भैंसों की अगर बात करें तो भैंसों की जो बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो होती है भैंस, ये गाय की तुलना में अधिक दूध देती है। अधिक दूध देती है। गाय की तुलना में अधिक दूध जो है उत्पादन होता है भैंसों के द्वारा। अधिक दूध होता है, इसका जो दूध होता है वो वसायुक्त, पौष्टिक और गाढ़ा होता है। दूध जो है इसका वो वसायुक्त, पौष्टिक और गाढ़ा होता है। देखिए, भैंसों को आपने देखा होगा, अभी सुबह शाम इनको नहलाते हैं या इनको नहलाने के लिए लेके जाते हैं बाहर। तो देखिए भैंसे जो हैं ये एक तो जो पाली जाती है वो आर्द्र प्रदेशों के अंदर ज्यादा पाली जाती है, जहां पे थोड़ी ठंड हो यानी गर्मी ज्यादा नहीं पड़े, उन इलाकों के अंदर भैंसों को ज्यादा पाला जाता है। भैंस पालन में अगर बात करें तो भैंस पालन में भारत प्रथम स्थान पर है। गाय पालन में भारत की बात करें तो ये था द्वितीय पर, यहां है प्रथम स्थान पर। यहां जो भैंसें पाली जाती हैं उन भैंसों के पालन के कारण जो भारत है वो प्रथम स्थान पर आता है। भारत में अगर बात करें तो विश्व की यहाँ पर अगर बात की जाए या भैंसों की बात की जाए तो 10.89 करोड़ भैंसें पाली जाती है। अगर विश्व का प्रतिशत देखा जाए तो भारत विश्व के 56.7% जो है वो भैंसे पालता है। 56.7% भैंसे पालता है विश्व की भारत। इसको देखिए, जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये आंध्र प्रदेशों में पाली जाती है। उत्तर प्रदेश है, जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो ये प्रमुख भैंस जो है पालक राज्य मानी जाती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड जो है इन राज्यों में भी भैंसें पाली जाती हैं। अब भैंसों की जो किस्में हैं उनमें जैसे मुर्रा है, जाफराबादी है, भद्रावती है, सूरती है, नीली है, महसाना है, इस प्रकार की जो ये नस्लें हैं ये पाली जाती है। इसके साथ में देसी जो भैंसें हैं वो भी पाली जाती है। तो ये भैंस पालन के बारे में हो चुका है। भैंसों के बाद में अगला जो अपना आता है वो आता है बकरियां। अगला जो टॉपिक है अपना वो बकरियां है, 3 नंबर पर बकरियां। देखिए, बकरियां जो हैं इनकी अगर बात करें तो भारत में
अगर बकरियों की बात की जाए तो भारत के अंदर बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय कहते हैं। भारत में गरीब की गाय मानी जाती है बकरी। क्यों मानी जाती है? क्योंकि देखिए बकरियां जो हैं वो दूध और मांस इन दोनों के लिए पाली जाती है। बकरी औसतन अगर दूध करे, प्रतिदिन अगर दूध की बात करें तो बकरी जो है वो 1 से 3 लीटर तक दूध जो है वो एक दिन में दे देती है। इसके अलावा बकरी जो होती है, इस बकरी को रखने पर रख रखाव जो है या खर्च वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है। रख रखाव का खर्चा कम होता है इसको। इसके अलावा इसकी जो वंशवृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है। तो इसलिए बकरी जो है वो गरीब की गाय के रूप में जानी जाती है। इससे दूध मांस दोनों उत्पादन होता है। भारत में लगभग 13.52 करोड़ जो बकरियां हैं वो पाली जाती है और विश्व की जो बकरी है वो 14.5% पाली जाती है। 14.5% विश्व की कुल बकरियां पाली जाती है। भारत में बकरियां पालन के जो राज्य हैं उनमें जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आदि ये राज्य जो है बकरियां पालन में आते हैं। इसके बाद अपने बात करें भेड़। 4 नंबर पर आती हैं भेड़े। भेड़े आती हैं 4 नंबर पर। तो भेड़े देखिए अपने जो भेड़ है तो भेड़ शुष्क, अर्धशुष्क या जो पहाड़ी भाग है उन पहाड़ी भागों में भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों को देखिए ऊन और मांस जो है, ऊन और मांस दोनों के लिए भेड़ों को पाला जाता है और इनसे कुछ मात्रा में दूध भी प्राप्त किया जाता है। विश्व में अगर बात करें भेड़ पालन में तो भारत का द्वितीय स्थान है। भेड़ पालन में भारत का द्वितीय स्थान है चीन के बाद। इसका मतलब चीन क्या है? प्रथम स्थान पर है और भारत जो है वो द्वितीय स्थान पर आता है। लगभग भारत में 6.51 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं। इन भेड़ों को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊन प्राप्त करना और मांस प्राप्त करना। तो अगर बात करें अपने तो 60% भेड़ें, अकेली अगर बात करें तो 60% तक भेड़ें राजस्थान में पाली जाती हैं। 60% तक भेड़ें जो हैं वो राजस्थान में पाली जाती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, आदि जो अपने राज्य हैं जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये 3 राज्य हैं जिनमें पाली जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, इन तीनों राज्यों के अंदर 60% भेड़ें पाली जाती है। इसके अलावा शेष जैसे मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इन राज्यों में भी भेड़ें जो है वो पाली जाती है। भारतीय भेड़ जो है, इस भारतीय भेड़ की जो ऊन है वो घटिया या अपने ये कह सकते हैं अभी निम्न स्तर की होती है, निम्न किस्म की जो होती है। तो निम्न किस्म की होने के कारण इसकी जो ऊनें हैं वो गलीचा वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसकी ऊन को, जो भारतीय भेड़ों की जो ऊन है, इस ऊन को गलीचा ऊन भी कह दिया जाता है। अच्छी किस्म की जो ऊन प्राप्त होती है वो होती है ईरान, अफगानिस्तान, जो अपने मध्य एशिया है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया जो है, उन देशों के अंदर जो अपने भेड़ें मिलती हैं उन भेड़ों की जो ऊन है वो अच्छी किस्म की ऊन है। अब भेड़ के बाद में अगला अपना टॉपिक आता है, वो आता है ऊंट। अगला आता है ऊंट। तो ऊंट के बारे में तो आप जानते ही हो कि क्या होता है ऊंट। और राजस्थान का इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। ऊंट की भी काफी खासियत होती है। ऊंट आता है लास्ट में। तो देखिए अगर ऊंट को बात करें तो ऊंट जो है ये रेगिस्तान का एक अति महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु है। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु माना जाता है इसको राजस्थान रेगिस्तान का। क्यों? क्योंकि देखिए ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और गद्दीदार होने के कारण ये मिट्टी के अंदर दसते नहीं है।
और उस मिट्टी पर ये रेगिस्तानी जो मिट्टी है उस रेगिस्तानी मिट्टी पर तेजी से दौड़ सकता है। पेड़ों की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, झाड़ियां हैं, उनको खा लेता है, उनको खाकर अपना जो जीवन है वो चला सकता है। इसके अलावा इसका मल मूत्र काफी गाढ़ा होता है, जिससे इसके शरीर पर में पसीना कम आता है। और ऊंट जो होता है इसको जल की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगर एक बार ऊंट हफ्ते में अगर एक बार ऊंट पानी पी ले तो वो 7 दिनों तक या 6 दिनों तक जो है बिना पानी पिए रह सकता है। तो जब वो पानी पीता है तो पानी को वो कुब्बड़ में एकत्रित कर लेता है, और जैसे जैसे उसको पानी की आवश्यकता होती है उस कुब्बड़ से उसका जो पानी है शरीर के अंदर पहुंचता रहता है। तो 7 दिन तक जो है ये बिना पानी पिए रह सकता है अगर इसने एक बार पानी पी लिया तो। ऊंट की अगर बात करें तो ऊंट देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में आसानी से चल सकता है, तो ये एक दिन के अंदर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऊंट जो है इसकी एक खासियत ये होती है भी ये वर्षों बाद भी मार्ग को याद रख सकता है। मतलब ये है भी एक बार जिस मार्ग से गुजर गया उस मार्ग को कई वर्षों बाद जब दोबारा आएगा तो उस मार्ग को याद रख सकता है। यानी इतनी उसकी समझ होती है, इतना समझदार पशु होता है, अद्भुत क्षमता होती है उसके अंदर। तो अब देखिए रेगिस्तान के अंदर ऊंट जैसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके अलावा ऊंट जो है वो बोझा ढोने, वजन ढोने के लिए, खेतों में कार्य करने के लिए भी यूज किया जाता है। रेगिस्तान में ऊंट की उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण जो है सैनिक टुकड़ियां हैं वो इनका यूज करती हैं सवारी या बोझा ढोने के लिए, कुआं चलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, पानी खींचने के लिए भी होता है, गाड़ी को खींचने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ऊंटों का काफी अपने उपयोग होता है। इसका दूध जो है वो पीने के काम में लिया जाता है, और ये माना जाता है भी इसका जो ऊंट है वो काफी उपयोगी है। इसका जो चमड़ा होता है, मांस जो होता है, उस मांस को भी उपयोग में लिया जाता है जूते वगैरह जो है बनाने के लिए। इसके जो ऊन के बाल होते हैं उनको भी अपने उपयोग में लिया जाता है, कंबल दरियां वगैरह जो है उनको बनाने के लिए। तो ऊंट जो है ये एक जो है मुख्य पशु जो है या इंपॉर्टेंट पशु जो है वो माना जाता है। तो भारत में देखिए इतनी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इसकी जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। अब अगर भारत में ऊंटों की संख्या की बात करें तो भारत में जो है विश्व के सिर्फ 2.4% ऊंट पाले जाते हैं। 2.4% ऊंट पाले जाते हैं। सिर्फ जो है वो 2.4% ऊंट पाले जाते हैं अब फिलहाल। और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो ऊंट पाले जाते हैं वो अकेले जो है अपने लगभग 50% के लगभग राजस्थान में पाले जाते हैं। अब इसके बाद में अपने पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये जो कुछ राज्य आते हैं इन राज्यों में भी पाला जाता है। भारत में जो है वो एक कुब्बड़ वाला ऊंट मिलता है, और जबकि जो अपने अरब देश हैं उन अरब देशों में 2 कुब्बड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो ये ऊंट की खासियत थी। इसके बाद में जैसे अन्य पशु है, अन्य पशुओं में अपने जैसे घोड़ा है, खच्चर है, टट्टू है, गधे हैं, सुअर, मुर्गी, याक जो है ये भी काफी रूप में पाले जाते हैं भारत के अंदर, और इनका भी एक महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रहता है। आगे पॉइंट जो आएगा अपना वो आएगा भारत में पशुपालन की कमजोर स्थिति के कारण। भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण। भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण क्या है भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के? तो देखिए पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण देखिए भारत में अगर बात करें तो भारत में विश्व के सिर्फ 20% पशु पाले जाते हैं।
20% पशु हैं, लेकिन भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 18% जो है वो दूध उत्पाद तैयार होता है, और यहाँ के पशु जो हैं वो कम दूध देने वाले होते हैं, और कमजोर होने से प्रति पशु जो है दूध उत्पादन कम प्राप्त होता है। भारत में पशुओं की जो स्थिति है, इस पशुओं की स्थिति का कुछ कारक है जिनसे अपने को जो है प्रभावित होता है भारत में पशुधन जो है उसकी कमजोर स्थिति। पहला जो कारक आता है वो आता है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी जो है, तो पौष्टिक चारे और हरे चारे की कमी मतलब अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में भरण पोषण के लिए अन्न का उत्पादन होता है, अधिक जनसंख्या होने के कारण, और पशुपालन जो है वो एक गौण व्यवसाय के रूप में रह जाता है, और पूरी तरह से व्यवस्था नहीं होने के कारण पशुओं के लिए जो चारा है उस चारे का अभाव पाया जाता है। अब चारे का जब अभाव पाया जाएगा, उसे पौष्टिक या हरा चारा जो है वो उसे प्राप्त नहीं होगा, खिलाया नहीं जाएगा या उचित पौष्टिक आहार नहीं दिया जाएगा, तो पशु जो है वो कमजोर होने लग जाएंगे, और कमजोर होंगे तो उनसे दूध और मांस जो है वो कम प्राप्त होगा। तो पौष्टिक जो नहीं मिलता है इसकी वजह से भी होता है। दूसरा आता है अच्छी पशु नस्लों का अभाव। अच्छी पशु नस्लों का अभाव। अच्छी पशु नस्लें जो हैं, इन पशु नस्लों का अभाव पाया जाता है भारत में। देखिए, अगर भारत में देखें तो यहाँ पर जो अपने कम दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी संख्या अधिक मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी किस्म के पशु नहीं है। नस्ल सुधार जो है उसके हेतु कृत्रिम गर्भाधान जो है, उन कृत्रिम गर्भाधान जो चिकित्सालय हैं या केंद्र जो हैं उनकी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है अच्छी किस्म के पशु नहीं मिल पाते हैं, और अच्छी किस्म के पशु नहीं मिलने के कारण उनका जो दूध उत्पादन होता है वो कम होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, चिकित्सालय वगैरह जो है या पूर्ण जो सुविधाएं हैं उनका अभाव जो है, उस अभाव के कारण यहाँ अच्छी किस्म के पशु नहीं मिलते। दूसरा ये हो गया। तीसरा है पशुओं की कमी, पशुओं की बीमारी। पशुओं की बीमारी। देखिए, भारत में जो पशु पाले जाते हैं तो इनके अंदर देखिए संक्रमण का कुछ पाया जाता है भी, संक्रमण वगैरह जो है वो पाया जाता है, या जो पशुपालक है उन पशुपालकों का जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण पशुओं में काफी बीमारियां आती रहती। मतलब ये है भी पशु जो है भारत में एक ही बाड़े में बांधे जाते हैं, या सड़ी गली जो खाद वगैरह जो होती है या चीजें जो होती है उनको खिलाने से भी ये हो सकती है बीमारियां। एक पशु जो बीमार हो चुका है, उस बीमार पशु के संपर्क में आने के बाद में दूसरा पशु जो है वो संक्रमित हो जाता है। कुछ जो रोग होते हैं वो अपने वायरस जनित रोग होते हैं, तो वो रोग उनमें फैल जाते हैं। एक ही खुरली जो होती है उसके अंदर उनको चारा डालना, एक ही पात्र के अंदर उन्हें पानी वगैरह पिलाना, तो इससे पशुओं के अंदर जो है बीमारियां वगैरह आती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है इन बीमारियों से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद आता है पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। पशुपालक जो है, भारतीय पशुपालक जो हैं, उन पशुपालकों में पशुओं के प्रति काफी अपने अभी तक जो है अज्ञानता पाई जाती है। तो जो लोग हैं भारतीय लोग, वो परंपरागत तरीके से भी, परंपरागत जो तरीका है उस परंपरागत तरीके से अपने पशुपालन करते आ रहे हैं। आधुनिक तरीके वो नहीं अपना रहे हैं।
जो चारा वगैरह जो है उसको चारे को जैसे वो डालते आ रहे हैं वैसे डाल रहे हैं, पौष्टिक आहार वगैरह जो है उनके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया जाता है, या सर्दी गर्मी से जो बचाव करना है पशुओं का उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है पशुओं को जो हरा चारा नहीं डाला जाता, गेहूं वगैरह जो है उनका भूसा वगैरह जो है, चावल के बीज वगैरह जो है वो डाल दिए जाते हैं। तो भारत में इस प्रकार की जो ये स्थिति पाई जाती है, इस स्थिति से भी पशुओं को जो है कमजोर स्थिति मिलती है, पशुपालकों की लापरवाही से या इनकी अज्ञानता की वजह से। तो ये इसके कुछ कारण है भारत में पशुपालन की कमजोर स्थिति के। इसके बाद आते हैं भारत में पशुधन विकास के उपाय। भारत में पशुधन विकास के उपाय आएंगे आगे। अब तो ये स्थितियां हैं जिनके अंदर अपने क्या है, पशुधन भारत में कमजोर पाया जाता है। किस कारण से? इन स्थितियों के कारण, जिसमें पौष्टिक आहार आ गया, अच्छी पशु नस्लों का अभाव आ गया, पशुओं की बीमारियां वगैरह जो हैं उनका, और पशुपालक जो हैं उनके ज्ञानता और लापरवाही जो है उसकी वजह से। तो अब आगे आता है भारत में पशुधन विकास के उपाय। पशुधन विकास के उपाय भारत में। तो भारत में पशुधन विकास के उपाय की बात करें तो देखिए, भारत में विश्व के अपने सर्वाधिक पशु जो है 20% से अधिक पशु पाए जाते हैं, जो दूध और मांस जो है उनका उत्पादन करने के लिए पाले जाते हैं। अब भारत में पशु पाले जा रहे हैं तो इनका उपाय क्या है? पहला उपाय तो यही होता है पौष्टिक आहार या पूर्ण आहार देना, यानी पशुओं के लिए पौष्टिक व पूर्ण आहार जो है उसका विकास करना, या चारागाहों का विकास करना, चारा उगाकर पशुओं को खिलाना, पौष्टिक चारा वगैरह जो है उसको खिलाना, पशुपालकों को सरकार द्वारा कम कीमत पर पौष्टिक आहार वगैरह जो है वो प्रदान करना। तो ये पहला उपाय इसमें आता है। पहला उपाय जो है वो क्या होता है? पहले उपाय में क्या करेंगे? पौष्टिक व पूर्ण आहार का उपयोग करना, चारागाहों का विकास करना, हरा चारा व पौष्टिक आहार उगा कर देना। तो ये इसके कुछ अपने आता है। इसके अलावा सरकार द्वारा पशुपालकों को कम कीमत पर पौष्टिक आहार देना, कम कीमत पर पौष्टिक आहार देना। तो ये भी एक क्या है? कारण है इसके पीछे। कम कीमत होगी, उस कम कीमत पर पौष्टिक आहार जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय हो सकता है भारत में जो जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है उस ग्रामीण जनसंख्या को अपने जो पशुपालक जो सुविधा है उस सुविधा को वहां पर पहुंचाना, या ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सालय वगैरह जो है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो है उनकी पहुंच को वहां तक करना, या नस्ल सुधार कार्यक्रम जो है वो वहां पर लागू करना, बीमार पशुओं की चिकित्सा के लिए अधिक दूर तक जो है अपने उन पशुओं को नहीं ले जा सकते हैं, तो इसलिए जो ग्राम स्तर है उस ग्राम स्तर पर ही पशु चिकित्सालय खोल दिए जाएं, उससे भी हो जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक ढंग से जो अपने पशुपालन वगैरह जो किया जाता है उसके लिए जो है दूसरे में अपने आ जाएगा, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम व चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की व्यवस्था करना, जिससे नस्ल सुधार हो। तीसरा, बीमार पशुओं की
पशुओं की चिकित्सा के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर, ग्रामीण स्तर पर चिकित्सालय खोलना, क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई इलाका है, शहर से मान के चलिए कोई 30 किलोमीटर का एरिया है दूर, तो अब 30 किलोमीटर पशु बीमार हो गया, वो उस पशु को ले जाकर 30 किलोमीटर लेके जाएगा तो वो बीमार है, तो बीमार पशु को लेके जाएगा तो वो बचेगा या नहीं बचेगा, उस बीमार पशु को लेके जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों पर, ग्रामीण स्तर पर ही वो चिकित्सालय वगैरह जो है उनकी व्यवस्था की जाए, पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय वगैरह जो है उनकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चौथा जो आता है इसमें उपाय वो ये आता है अभी वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन किया जाए। वैज्ञानिक ढंग से जो पशुपालन किया जाता है, अभी कितने जो आहार है देना चाहिए, कितना पौष्टिक विटामिन वगैरह जो है वो देने चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है आपका वर्क होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपका जो है भारत में पशुधन विकास के उपाय जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब भारत में पशुधन विकास के उपाय के बाद में आगे जो बात आती है वो बात आती है वन संसाधन की। वन संसाधन, वन संसाधन की बात कर रहे हैं अपने अब। तो वन संसाधन के अंदर देखिए क्या होता है वन संसाधन में तो देखिए अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों में वन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों में वन को क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। आदिकाल से अगर देखा जाए तो मानव जीवन जो है वो वनों के ऊपर ही निर्भर रहा है। प्राचीन समय से ही मानव जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो वनों से पूरी करता आ रहा है। आदि मानव जो था वो वृक्षों के ऊपर डिपेंड रहता था। भारत में वृक्ष जो हैं इन वृक्षों को देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती रही है। वृक्षारोपण जो है इसको एक पुनीत कार्य माना गया है, या इसे पुनीत मतलब पवित्र जो वर्क है, पवित्र कार्य जो है वो माना जाता है। इसके अलावा लोग जो है वो अपने घर आंगन में नीम, जामुन, तुलसी वगैरह जो है ये पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे जो है इनको लगाया जाता है। तो देखिए अपना जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में वनों से जो लगाव है वो बहुत प्राचीन समय से रहा। वनों ने हमेशा जो है भारतीय समाज को अपनी जो पूर्ण व्यवस्था थी उसको करने के लिए संसाधन दिए, और उन संसाधनों ने मानव जीवन को आगे प्रगति की ओर बढ़ाया। अब वन संसाधन की बात हो रही है तो देखिए वनों को बचाने के लिए 1952 में एक नीति घोषित की गई। 1952 में एक वन नीति बनाई गई। वन नीति बनाई गई। इस 1952 की जो वन नीति है, इस वन नीति के अनुसार देश के 33% क्षेत्रफल पर वृक्ष वन होने चाहिए। क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। 1952 में घोषित वन नीति जो है, उस वन नीति के अनुसार देश की जो कुल भूमि है या कुल क्षेत्रफल जो है, उस कुल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। तो स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता मिलने के बाद में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई, लेकिन पुनः उनकी मात्रा जो है, उतनी मात्रा में वन जो है वो विकसित नहीं हो पाए। तो धीरे धीरे वन ये विकसित नहीं हो रहे थे, तो इन वनों को बचाने के लिए जो थी वन नीति बनाई गई। अब वन नीति की अगर बात करें तो 2001 में अगर देखा जाए तो 2001 के अंदर जो वन थे वो 19.40% थे। 2001 में 19.40% वन रहे थे 2001 में, यानी ये जो है घटते घटते जो है 19.140 पे आ गए। इसके अलावा 2015 में एक वर्गीकरण किया गया, और 2015 में अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र जो है वो कुछ बढ़कर, यानी कुछ पॉइंट बढ़कर 21.34% हो गया 2015 में। तो सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार ने प्रयास किए हैं या सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक किया है,
तो लोगों को जागरूक करने के कारण जो है थोड़ा इसमें बढ़ोतरी हो गई। अब अपने वन की बात कर रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे वन विनाश के कारण। वन विनाश के कारण। वन विनाश के कारण, देखिए वन विनाश के कारण क्या है या वन विनाश जो है वो क्यों हो रहा है भारत में। तो भारत में देखिए वन विनाश के कारण के अंदर एक तो जो देखा जाता है वो ये आता है भाई कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। कृषि हेतु जो भूमि है उस भूमि को पाने के लिए उसकी जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है उसके लिए। दूसरा तीव्र औद्योगिकरण व अपने शहरीकरण जो है ये इसका एक कारण आता है, जिनको अपने डिटेल में पढ़ेंगे आगे। घरेलू उपयोग है, अनियमित तराई है, कटाई है, स्थानांतरित कृषि है, ये जो पॉइंट है इन पॉइंटों के बारे में अपने कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।